हेलो एवरीवन। हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री भी स्टार्ट की थी जिसमें हम यूरोपियन का आगमन कर रहे थे और पुर्तगाली हमारा लगभग हो गया था और फिर हमने कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस भी किए थे और उसके बाद हमने किया भाई हमारा क्या कुछ एमसीक्यूज भी किए थे जो आपके लास्ट एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं इंपॉर्टेंट, तो वो जाके देखना। बट अभी हम थ्योरी भी कंटिन्यू करते हैं कि पुर्तगालियों में जब पुर्तगाली आए थे तो अकबर और पुर्तगालियों के बीच में ऐसा क्या रिलेशन था, क्यों रिलेशन हुआ, किस चीज़ के लिए, ईसाइयों के संरक्षण के पीछे अकबर की राजनीति मंशा क्या थी। तो आज हम इस चीज़ को समझते हैं। क्या करते हैं हम पुर्तगालियों वाला चैप्टर में। ईसाइयों के संरक्षण के पीछे अकबर की मंशा, क्या मंशा थी अकबर की, इस चीज़ को आप समझो। क्योंकि देखो स्टोरी हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें स्टोरी पता ही नहीं होंगी तो आप कितने भी क्वेश्चंस रट लो, ऐसा कोई फ़ायदा नहीं होता जब तक आपको उस स्टोरी का ना पता हो। देखो क्या हुआ था, अकबर अपने परेशानियों से ना पीछा छुड़ाने के लिए पुर्तगाली बंदूकों को उधार लेना चाहता था। ऐसा क्या रीज़न था? क्योंकि अकबर का जो उसका खुद का बेटा था, कौन, सलीम, जिसे हम जहांगीर के नाम से जानते हैं, ठीक है, सलीम, इसने ना अकबर का विद्रोह कर दिया था और इस विद्रोह को दबाने के लिए अकबर किससे मदद मांगना चाह रहा था? पुर्तगाली सेना से मदद मांगने का प्लान बना रहा था। और जैसे पहले आपको लास्ट लेक्चर में मैं करवा चुकी हूँ कि कुछ जेसुइट फादर्स आए थे, इनवाइट किया गया था, इबाग जो इनका इबादत खाना होता है उस चीज़ में भी बुलाए गए थे वो। और पुर्तगाली क्या चाह रहे थे कि अकबर इंटरेस्ट दिखा रहा है तो हम उसको ईसाई धर्म परिवर्तित करवा देते हैं। बट ऐसा नहीं था। अकबर का भी सिर्फ क्या प्लान था? सलीम के विद्रोह को दबाना, जिसको हम जहांगीर के नाम से जानते हैं कि जहांगीर जो विद्रोह कर रहा है भाई हम उस चीज़ को दबा दें। पर ईसाई धर्म से ना अकबर का कोई लेना देना नहीं था, वो सिर्फ इनका बेनिफिशियल रूप में इनको देख रहा था। तो कि भाई हम सलीम का क्या कर सकें, दमन कर सकें। अब अकबर क्या करता है, अकबर पुर्तगाली सेना सहायता के लिए ना 1601 में क्या करता है, 1601 में अपना एक दूत भेजता है। कहाँ पे? पुर्तगाली ऑफिस में, पुर्तगालियों के पास, ठीक है। एक लास्ट दूत होता है इसका। बट अब पुर्तगालियों को समझ में आ गया, क्योंकि इतने टाइम पहले से जब 50-59 के नियर से अकबर इस चीज़ में कुछ इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहा है ईसाई धर्म में। तो पुर्तगाली बड़े प्यार से अकबर को क्या करते हैं, कहते हैं कि भाई हमें आप छोड़ दो, हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है। और बड़े विनम्रता प्यार से ना पुर्तगालियों ने मना कर दिया, क्योंकि वो क्या अकबर के गेम प्लान को समझ गए थे कि हाँ भाई सिर्फ ये अपने बेटे को दमन करने के लिए हमारी सिर्फ सहायता चाहता है, इसका ईसाई धर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो जो जेसुइट फादर थे, जो अपनी साइड से मिशनरी उत्साह के साथ देशभक्ति की राजनीति और यथासंभव लाभ प्राप्त करने के लिए लोगों ने प्रयास किया, किन्होंने? जेसुइट्स फादर ने, कि भाई लोग ज़्यादा से ज़्यादा ईसाई धर्म को अपनाएं। अब आप उसमें चाहे पुर्तगाली कह लो या स्पेन वासी कह लो, क्योंकि उस टाइम पुर्तगाल क्या था भाई, स्पेन के साथ था। उन्होंने ना अनाधिकारी एजेंट के रूप में भारत में काम किया था। अब देखिए यहाँ पे अकबर का चैप्टर खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। 1605 में अकबर की मृत्यु होगी। अब 1605 में क्या होता है भाई, जहांगीर जो सलीम है वो क्या करता है, ये गद्दी पर बैठता है। अब जहांगीर जब अकबर की मृत्यु होने के बाद गद्दी पर बैठता है, जिसे हम सलीम जानते हैं, उसने अपना सिंहासन संभाला। और जो आपका सिंहासन संभालने के बाद उसने जो पुर्तगाली जेसुइट फादर्स थे उनके साथ ऐसा बिहेव किया कि जैसे वो उनको जानता ही नहीं। और ये ऐसा इग्नोरिंग बिहेवियर उसका क्यों था? क्योंकि मुसलमानों में एक डर पैदा हो गया था कि उनको ये लग रहा था कि जैसे अकबर था वो भाई ईसाई धर्म में इंटरेस्ट रखता था, कभी हमें भी ईसाई धर्म ना अपनाना पड़ जाए।
तो उसको मुसलमानों को भी शांत करना था सलीम को, तो उसने क्या किया भाई, पुर्तगालियों को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, बट टाइम के साथ क्या होता है, जहांगीर जिसने पुर्तगालियों से दूरी बनाई, अब उसने उनसे काम लेना स्टार्ट किया भाई, उसमें इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट किया। और 1606 में पुर्तगालियों में ना थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट किया। इंटरेस्ट दिखाने का मतलब जैसे आपका, इन्होंने क्या किया, जहांगीर ने लाहौर में, जो आपका आज के दिन पाकिस्तान में है, एक भव्य और विशाल चर्च, कॉलेजियम क्या होता है, कॉलेजियम होता है जो आपका फादर हाउस होता है, पादरी आवास होता है कॉलेजियम। जिसको हम पादरी आवास के नाम से जानते हैं, के साथ बने रहने की अनुमति दी। ठीक है, क्या होता है देखो, अभी हमने ईसाइयों के संरक्षण के पीछे अकबर की मंशा देख ली भाई। सलीम का विद्रोह हो गया था 1601 में, अकबर ने दूत भेजा कि आओ मेरी एक सैन्य मदद कर दो, बट पुर्तगाली बड़े प्यार से इसको मना कर देते हैं, क्योंकि पुर्तगाली अकबर का प्लान समझ जाते हैं। 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। 1605 में फिर जहांगीर गद्दी पर बैठता है। जहांगीर पुर्तगालियों को अच्छे से इग्नोर करता है। इग्नोर करने के बाद फिर उसको समझ में आता है कोई बात नहीं, इनके साथ इतना बिगाड़ना भी ठीक नहीं है। तो 1606 में उसने क्या किया भाई, लाहौर में एक भव्य विशाल चर्च कॉलेजियम के साथ बने रहने की पुर्तगालियों को अनुमति दे दी कि ठीक है भाई, आप यहाँ पे अपना पादरी आवास के साथ बने रहें, मुझे आपसे ऐसा भी कोई आपसे पर्सनल दुश्मनी नहीं है। फिर देखो जैसे सेकंड पॉइंट क्या हुआ, 1608 में आगरा में 20 दीक्षा स्थान, यानी कि जो बपिस्ता होते थे ना, बपिस्ता, उसका आयोजन किया गया। और अब पादरियों को भी पुर्तगाल ही, जितनी जितनी पुर्तगालियों को काम करने की स्वतंत्रता थी, वैसे ही पादरियों को क्या किया, जहांगीर ने सेम स्वतंत्रता दे दी। क्या किया भाई, 1608 में जहांगीर ने आगरा में जिसको हम बपिस्ता भी बोलते हैं, जिससे पादरियों को उतनी ही स्वतंत्रता मिल चुकी थी जितनी पुर्तगाली व्यापारियों को दी गई थी। ये कब हुआ, 1608 में। और जैसे भाई अब पादरियों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, गलियों और सड़कों पर पूरे कैथोलिक, जो इनका कैथोलिक होता है, कैथोलिक चर्च भी बोलते हैं, जो इनका धर्म होता है भाई, उसको रीति रिवाज के साथ चर्च के जुलूस को निकालने की अनुमति दे दी। चर्च के खर्चों और जो धर्म परिवर्तन कर रहे थे लोग ईसाई धर्म में, उनकी सहायता के लिए खजाने से इसने पैसे भी निकाल के उनकी मदद की। जहांगीर के इस टाइप के व्यवहार को देखकर ना जेसुइट फादर्स उसे भी ईसाई धर्म में लाने की आस लगाने बैठे थे, यानी कि उनके मन में ना एक उम्मीद जागी कि जहांगीर जो हमें इतना सपोर्ट कर रहा है इकोनॉमिकली भी और हर चीज़ से, तो क्यों ना जहांगीर का इंटरेस्ट हम ईसाई धर्म में लेके आए। तो वो चाह रहे थे कि जहांगीर भी ईसाई धर्म अपना ले। अब यहाँ पे जो जहांगीर थे उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, उसने ओल्ड एंड न्यू टेस्टामेंट और संतों के जीवन के लिए किए गए धार्मिक विषयों के चित्रों के लिए असाधारण इंटरेस्ट दिखाया। किसमें जहांगीर ने इंटरेस्ट दिखाया, ओल्ड एवं न्यू टेस्टामेंट और संतों के जीवन में। ठीक है,
जो उनके धार्मिक विषय होते थे, उनके सब्जेक्ट्स होते थे, उनकी पेंटिंग्स होती थी, उसमें ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया, अप्रोपार इंटरेस्ट दिखाया। जहांगीर का जो आगरा का सिंहासन था ना, जहांगीर ने क्या किया भाई, जहांगीर का आगरा का जो सिंहासन था, यानी कि जो उसकी गद्दी थी, अब बपतिस्मा, बपतिस्मा क्या होता है? बपतिस्मा वही जो दीक्षा स्थान होता है। जो बपतिस्मा के दाता थे, कौन बपतिस्मा दाता कौन थे आपके? जॉन और जो भी अन्य संत थे, उनकी पेंटिंग्स से घिरा था। जहांगीर का जो आगरा का किला था और जहाँ पे उसकी वो राजगद्दी थी, उसके चारों तरफ ना आपको कैथोलिक पादरीज के और जो भी उनके उनके गॉड फादर थे जॉन, उन सब की पेंटिंग से घिरा था। तो ये अफवाह उड़ने लगी कि जहांगीर ने ईसाई धर्म को अपना लिया है। ठीक है, ये अफवाह फैलाई गई कि जहांगीर ने क्या किया भाई, ईसाई धर्म को अपना लिया। जैसे अकबर के लिए अफवाह उड़ी थी कि भाई ईसाई धर्म में आ गए हैं, और अब पादरियों के पास ये ट्रस्ट हो गया, ये रीज़न पर्याप्त था, जैसे इसने चारों तरफ पेंटिंग्स लगा ली थी कि जहांगीर अपना आप धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, तो हम इस चीज़ में सफल हो जाएंगे। अगर मुगल सम्राट ईसाई धर्म को अपनाता है तो ये देखो कि उसके पीछे कितने लोग ईसाई धर्म को अपना लेंगे। और है ना, पुर्तगालियों की पतन का भी सबसे मेन रीज़न यही था, उन्होंने ना ट्रेड से ज़्यादा धर्म परिवर्तन को महत्व दिया था। ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं होता भाई, जल्दी ही जो इनके पादरी थे उनका विश्वास अविश्वास में बदल गया। क्यों बदला? क्योंकि अब किसकी एंट्री हो चुकी थी? हॉकिंस की एंट्री हो चुकी थी। किसकी एंट्री हो चुकी थी? हॉकिंस की एंट्री हो गई थी। अब हॉकिंस की एंट्री हुई जैसे ही, तो पुर्तगालियों का अंग्रेजों के प्रति शत्रुता का रीज़न क्या बना मुगल सम्राट और इनके बीच में? जैसे हॉकिंस आया, एक आपके आदमी थे, कौन? मुबारक खां। कौन थे भाई? मुबारक खां। जो ये मुबारक खां था, ये ना सूरत का प्रभारी था उस टाइम, और ये जहांगीर का काफ़ी क्लोज फ्रेंड था, घनिष्ठ मित्र था, अच्छा दोस्त था। जहांगीर ने क्या किया, मुबारक खां को अपना दूत बनाकर पुर्तगाली वायसराय से मिलने के लिए भेज दिया। बट जब ये पुर्तगाली वायसराय से मिलने के लिए मुबारक खां को काफ़ी लंबे समय का इंतज़ार करना पड़ा। क्यों? क्योंकि जब ये 1608 में गोवा पहुंचा तो यहाँ पर कोई भी इसको पुर्तगाली वायसराय मिला ही नहीं, क्योंकि तब तक किसी वायसराय ने गोवा में पद नहीं संभाला था। 1609 में क्या होता है? 1609 में गोवा का वायसराय बनकर कौन आता है? कौन आया? डॉन मेंडोसा। कौन आया? डॉन मेंडोसा। कौन आया भाई? डॉन मेंडोसा। अब ये आ गया भाई गोवा का वायसराय बन के 1609 ईस्वी में, इसने अपना पदभार संभाला। पर 1608 में ही क्या होता है? 1608 में आपके जो कैप्टन विलियम हॉकिंस थे, कौन? कैप्टन विलियम हॉकिंस, ये क्या करते हैं भाई? ये सूरत पहुंच जाता है। अब ये सूरत पहुंच गया तो व्यापार की अनुमति भी चाहता था मुगलों से, और व्यापार की अनुमति के लिए ये अपने साथ क्या लेके आया था? उस टाइम जो आपके इंग्लैंड के सम्राट थे, ब्रिटिश सम्राट उस टाइम कौन थे? आपके ब्रिटिश सम्राट थे उस टाइम जेम्स प्रथम। कौन थे? जेम्स प्रथम। इसका ये क्या लेके आया? प्रार्थना पत्र लेके आया जहांगीर के लिए। जहांगीर के लिए प्रार्थना पत्र लेके आया। अब यहाँ पे क्या होता है, जो आपके पुर्तगाली फादर थे, कौन? पिनहेरी और पुर्तगाली अधिकारी,
ये चाहते थे कि हॉकिंस कभी भी मुगलों से ना मिल पाए, मुगल दरबार पहुंच ना पाए। उन्होंने हॉकिंस को रोकने की बहुत कोशिश की, बट एट लास्ट 1608 में ही हॉकिंस वहाँ पे पहुंच जाता है। और हॉकिंस जब आया तो वह जहांगीर के लिए क्या लेके आया। अब जैसे जो हॉकिंस आया था, चलो ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपको मैं बताती हूँ कौन थे वो पुर्तगाली अधिकारी प्लस आपके फादर पिनहेरी। इन्होंने रोकने की कोशिश की। अब जो ये कैप्टन हॉकिंस था ना, ये कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के लिए कुछ उपहार लेके आया, और वो उपहार आपके 25,000 सोने के सिक्कों के बराबर थे। जहांगीर क्या करता है, जो ये गिफ्ट लेके आया था इसने ये जहांगीर को दिया। जहांगीर ने ये भाई उपहार को स्वीकार किया और हॉकिंस का काफ़ी अच्छे से स्वागत किया। हॉकिंस किस चीज़ का ज्ञाता था, हॉकिंस को ना तुर्की भाषा बड़ी अच्छी आती थी, ये तुर्की भाषा का अच्छा ज्ञाता था। जब ये जहांगीर से मिलता है तो भाई तुर्की में ही बात करता है। जहांगीर को भी कैसी फीलिंग आई, भाई भाई वाली फीलिंग आई। अब जैसे हम हरियाणवी हैं, हम किसी से हरियाणवी में बात करते हैं और भाई क्या हाल है, ठीक है, तो हमें फीलिंग क्या आती है, हाँ भाई ये तो हमारा ही आदमी है, ठीक है। तो जहांगीर ने क्या किया भाई, खुश होकर जहांगीर ने हॉकिंस को 30,000 वेतन पर 400 का मनसबदार बनाया। किसको बनाया, हॉकिंस को बनाया। किसको, हॉकिंस को बना दिया। अब पुर्तगालियों के तो आग लग गई, पुर्तगालियों के आग लग गई। और दूसरा हॉकिंस ने क्या किया, हॉकिंस ने आपके आर्मेनियन ईसाई थे, कौन, मुबारक शाह, इसकी बेटी से विवाह भी कर लिया। अब विवाह भी हो गया, जहांगीर ने इसको भाई 3,000 वेतन पर 400 का मनसबदार भी बना दिया, ठीक है। अब हॉकिंस और अन्य अंग्रेजी लोगों को जहांगीर द्वारा दी गई व्यापार सुविधाओं प्रदान करने पर जो गोवा का आपका वायसराय था, कौन था गोवा का वायसराय, आपके डॉन मेंडोसा। कौन थे गोवा के वायसराय, डॉन मेंडोसा। इनको गुस्सा आता है भाई, क्यों, क्योंकि पुर्तगाली अभी तक यूरोपियन शक्तियों में से अपना एक अधिकार के साथ यहाँ पर व्यापार कर रहे थे। उन्हें ये फील हुआ कि उनका अतिक्रमण हो रहा है और भारत में पुर्तगालियों की जहांगीर के साथ ना युद्ध की स्थिति हो गई। और इन सब के चलते हुए जो आपके मुबारक खां थे, जो गोवा में मुगल दूत बन के गए थे, मेंडोसा ने इनसे मिलने से मना कर दिया। तो मेंडोसा ने अपना ये उतावलापन डिसीजन दिखाया कि जैसे भी अंग्रेजों को थोड़ा सपोर्ट कर दिया तो ये नहीं कहते बिलबिला जाता है आदमी, जिसके मन में पाप होता है बिलबिलाता हमेशा वो आदमी है, जिसके मन में पाप नहीं होता वो कभी भी नहीं बिलबिलाता। इस चीज़ को आप याद कर लेना। और उतावलापन भी वही आदमी दिखाता है जो चोर होगा, क्योंकि चोर भागते हुए काफ़ी जल्दी करता है, अगर वो शांति से जाए तो कभी भी उसके पैरों की आवाज़ ना आए, ठीक है। और वो जल्दबाजी में ही क्या करता है, अपने सबूत छोड़ता है। वैसे ही क्या हुआ, मेंडोसा का जो ये उतावलेपन का डिसीजन था, इन्होंने पुर्तगालियों के व्यापार को काफ़ी गंदे तरीके से प्रभावित कर दिया, क्योंकि जहांगीर को भी गुस्सा आया। और जहांगीर ने क्या किया, अब पुर्तगाली जो भी व्यापार करते थे जो भी इनको छूट दी जाती थी,
जहांगीर ने उस छूट को बंद कर दिया और जैसे ही उस पर रोक लगाई, अब पुर्तगालियों में भगदड़ मच गई कि ये हुआ क्या। तो जो पुर्तगाली वायसराय था गोवा में, डॉन मेंडोसा, उसने फादर पिन्हेरो को कहा औपचारिक रूप से बात करे मुबारक खां से, जिससे शांति स्थापित हो सके। तो जब ये फादर पिन्हेरे ने क्या किया भाई, मुगलों के मुबारक खां से बातचीत की। अब मुगल थोड़े शांत हो गए। जहांगीर और पुर्तगालियों की शत्रुता ख़त्म हो गई थी, ख़त्म पूरे प्रॉपर तरीके से नहीं हुई, बट वो मैटर थोड़ा क्लोज हो गया। इसी टाइम पे क्या होता है, जो आपके अंग्रेजी जहाज़ थे, जो सूरत की बंदरगाह पर भाई अपने जाने की परमिशन उन्होंने जहांगीर से ली थी, यहाँ पर पुर्तगालियों ने उनकी परमिशन रद्द कर दी, जाने ही नहीं दिया अंग्रेजी जहाज़ों को। अब हॉकिंस के लिए तो ये मुश्किल बढ़ गई थी, पुर्तगालियों को रोकना मुश्किल हो गया भाई हॉकिंस के लिए। तो 1611 में हॉकिंस पुर्तगालियों से दुखी होकर क्या करता है, हॉकिंस ने मुगल दरबार छोड़ दिया। हॉकिंस ने यहाँ मुगल दरबार तो छोड़ दिया, बट 1611 में ही अंग्रेजों को अस्थायी फैक्ट्री लगाने की अनुमति दी गई। कहाँ दी गई ये अनुमति? आपका जो मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम भी बोल देते हैं, जिसको हम मछलीपट्टनम कह दो या मसूलीपट्टनम। और ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, यूपीएससी 2, आप चाहे पियून का भी दे लो, कि अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, मसूलीपट्टनम में। बट ये भी याद रखना कि ये एक अस्थायी फैक्ट्री थी, क्योंकि इनकी स्थायी फैक्ट्री 1613 में सूरत में स्थापित हुई थी। ये अस्थायी फैक्ट्री थी, इस चीज़ को आप याद रखना कि कैसी फैक्ट्री थी, ये अस्थायी फैक्ट्री थी, ठीक है। और ये कहाँ पर लगाने की अनुमति दी गई, मसूलीपट्टनम में, ठीक है। अब देखो क्या हुआ भाई, हॉकिंस इनसे दुखी हो गया था, मुगल दरबार उसने छोड़ दिया, अंग्रेज भी कहाँ रुकने वाले थे, हैं तो वो भी यूरोपियन सी। तो 1612 में क्या होता है, पुर्तगालियों के विरुद्ध अपना विद्रोह प्रतिशोध लिया और हिंद महासागर में ब्रिटिश सेना के प्रवेश का मार्ग बनाया। क्यों? क्योंकि आपने एक सवाली की युद्ध सुना होगा, सवाली का युद्ध, सवावली का युद्ध। जो ये स्वावली का युद्ध था, ये किसके बीच में हुआ था? अंग्रेजों के और पुर्तगालियों के बीच में हुआ था, जहां आपके अंग्रेज जीत जाते हैं और पुर्तगाली हार जाते हैं। देखो भाई यहाँ क्या होता है, अब अंग्रेजी क्या करते हैं, अंग्रेज लोग हिंद महासागर में ब्रिटिश सेना के प्रवेश मार्ग बनाया इन्होंने युद्ध जीतकर। और 1612 में ही आपका जो नवंबर का मंथ था, नवंबर 1612 में क्या होता है, अंग्रेजी लोग अपना जहाज लेके आए। कौन सा? ये जहाज़ों के नाम कभी भी नहीं आते, बट सुन लो आप, एक था ड्रैगन और एक छोटा जहाज था ओसिएंडर, ठीक है। इसके साथ कौन आता है अब? कैप्टन बेस्ट आता है। और जो ये युद्ध होता है, ये कैप्टन बेस्ट के नेतृत्व में ही ये युद्ध होता है, ठीक है, जिसमें पुर्तगाली हार जाते हैं। और जहांगीर के पास एक अच्छी नौसेना नहीं थी, वह अंग्रेजों की सफलता से खुश हुआ। और पुर्तगालियों ने जो अपनी बचकानी हरकत की थी ना उस टाइम, जिससे जहांगीर ऑलरेडी परेशान था। जैसे ना वी.एस. स्मिथ लिखते हैं इस बारे में कि पुर्तगालियों ने क्या बचकानी हरकत की थी। जहांगीर की नौसैनिक कमजोरी के चलते हुए जहांगीर के 4 जो इंपीरियल जहाज थे, कौन से 4 इंपीरियल जहाज थे? इंपीरियल जहाज किनके थे? मुगल नौसेना के। उनको अपने कब्जे में कर लिया पुर्तगालियों ने, और जो मुसलमान उसके अंदर थे उनको बंदी भी बना लिया, सामान भी लूटा। और जो सामान लूटा उसमें जहांगीर की माँ की गहरी रुचि थी। अब ऐसा सामान लूट लिया, ऐसा संदूक लूट लिया भाई, जो उसकी माँ का संदूक था। तो जहांगीर को तो गुस्सा आना था, किसी की भी माँ का संदूक लूटे, हर बच्चे को गुस्सा आता है।
अब जहांगीर को गुस्सा आया तो जहांगीर ने मुबारक खां को बोला, जाके इन पुर्तगालियों की अकल ठिकाने ला और जितना इन्होंने मेरा नुकसान किया है, मेरी माँ का नुकसान किया है, सारा पुर्तगालियों से उसका नुकसान को वसूला जाए। तो ऐसे चीज हुई थी। अब देखो यहाँ पे फिर 1627 में आप के कौन आते हैं? अब आते हैं शाहजहां। कौन आ गए भाई? अब शाहजहां आ गए हैं। शाहजहां क्या करता है? गद्दी पर बैठा, और जैसे ही शाहजहां गद्दी पर बैठा, इसने जहांगीर से भी ज़्यादा पुर्तगालियों को इग्नोर किया, क्योंकि शाहजहां पुर्तगालियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। उसने पुर्तगालियों को जितने भी व्यापारिक लाभ मिलते थे सबको ख़त्म कर दिया। किसने ख़त्म किया? शाहजहां ने। और पुर्तगालियों को शाहजहां ने यहाँ तक ये ज्ञात करवा दिया कि अब से कोई भी शाही परिवार या मुगल भारत के लोग ईसाई मत में या ईसाई धर्म में अपनी कोई रुचि नहीं रखेंगे, और वो अपना धर्म परिवर्तन भी कभी उनसे नहीं करवा सकते, मुगल लोगों से या जो आपके भारतीय शाही परिवार थे। अब फिर क्या होता है भाई? शाहजहां ने अपने गद्दी संभाली, और वो पहले ही पुर्तगालियों के दुर्व्यवहार से परिचित था। क्यों? क्योंकि पुर्तगालियों ने जो भारत के लोगों के साथ दास प्रथा की, वो क्या था ना कि दास व्यापार किया था पहले ना। मुसलमानों के लोगों को ये क्या करते थे? दास बना के भेजते थे, ठीक है, बेचते थे, व्यापार करते थे। फिर हिंदुओं से भी लग गए स्टार्ट। और हद तो तब हो गई जब उसने रानी मुमताज के महल की 2 दासियों को बंदी बनाकर उसका अपमान कर दिया। अब ये अपमान तो शाहजहां बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। शाहजहां ने उनके साथ अच्छी उनको सबक सिखाया, और पुर्तगालियों के साथ यहाँ पे पुर्तगालियों को फिर उसने भगाया, पर प्रॉपर तरीके से भगा नहीं पाया। अभी हम इतना ही करते हैं, आगे की स्टोरी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी है ना हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं जो अभी तक हमने किए हैं। क्या कर लिए? 1498 में क्या होता है? वास्को डी गामा भारत आया। कहाँ आया? कालीकट आया। 1503 में क्या हुआ था? पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला दुर्ग कहाँ बनाया था? कोचीन में। कोचीन में बनाया। 1505 में क्या होता है? हम थोड़ा रिकैप कर रहे हैं। 1505 में पुर्तगालियों ने भारत में अपना दूसरा दुर्ग कहाँ बनाया? कन्नूर में स्थापित किया। ठीक है। और 1505 में एक और चीज हुई थी। क्या हुई थी? पुर्तगालियों का फर्स्ट वायसराय आया था। फर्स्ट वायसराय बनाकर किसको भेजा था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को। और ये 1505 से 1508 तक इसका शासनकाल था वायसराय के रूप में। ठीक है, बट इसने 1 साल की और अनुमति ली थी, तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि 1509 तक ये भारत में रहा था। जहाँ पे आपका गुजरात का एक युद्ध होता है, गोवा का युद्ध या गुजरात का, वहाँ पे इसका बेटा भी मर जाता है। तब इसने पुर्तगालियों से भाई ये कहा था कि भाई मुझे 1 साल का टाइम दो, मैं यहाँ पे अपना अच्छा प्रदर्शन करूँगा। ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि जो आपकी ये ना मलक्का जल संधि पे अपना कब्जा कर पाया, ना ये एडम ब्रिज पे कर पाया, ठीक है, और ना ये आपकी जो हॉर्मोज की संधि थी उस पे अपना कब्जा कर पाया। और पुर्तगालियों का यही मंशा था। फिर 1509 में क्या होता है? आपके जो अल्मीडा थे, ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, इन्होंने गुजरात, और ये सब करवा चुकी हूँ मैं, थोड़ा रिकैप ही करवा रही हूँ। गुजरात और
मिस्र के संयुक्त जहाजी बेड़े को पराजित किया। कहां पर हुआ था ये? दीव में। कहाँ हुआ था ये? दीव में। पर यह भी दीव पर कब्जा नहीं कर पाया था। फिर 1509 में ही क्या होता है, देखिए 1509 में सेकंड वायसराय आते हैं। कौन वायसराय आते हैं? जिनको पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। कौन थे वो? अल्फांस डी अल्बुकर्क। ठीक है, ये वायसराय बनकर आते हैं। इसने क्या किया? 1510 में गोवा पर कब्जा कर लिया। और गोवा पर भी कब्जा कैसे किया? क्योंकि जो बीजापुर था, बीजापुर 5 हिस्सों में बट गया। क्योंकि जो आपका विजयवाड़ा था, विजयनगर साम्राज्य था और बीजापुर था, इनकी कभी आपस में बनती नहीं थी। इस चीज़ का फ़ायदा किसने उठाया? 1510 में अल्बुकर्क ने उठाया। और 1510 में क्या किया भाई? बीजापुर के जो सुल्तान थे उसको हराया और गोवा पर अपना अधिकार कर लिया। 1511 में देखो क्या होता है। 1511 में पुर्तगालियों ने मलाया द्वीप में स्थित जो आपकी मलक्का जल संधि थी उस पर भी अधिकार कर लिया। मलक्का ही कर लो बस। कब किया मलक्का पर कब्जा? 1511 में। ठीक है, 1509 में वायसराय बन के आया। 1510 पर गोवा पर कब्जा किया। 1511 में पुर्तगालियों ने मलाया द्वीप में स्थित मलक्का पर अपना कब्जा कर लिया। 1515 में क्या होता है? 1515 में पुर्तगालियों ने फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित जो आपका हरमुज संधि थी, ठीक है, उस पर भी अधिकार कर लिया। ठीक है, 1515 में क्या किया? हरमुज पर अधिकार कर लिया जो आपके फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित थी। 1515 में एक चीज और हुई। क्या हुई? 1515 में वायसराय अल्बुकर्क की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट 1529 में कौन आता है? नाना द कुन्हो वायसराय बनकर भारत आया। इसने क्या किया? अपनी राजधानी गोवा स्थानांतरित कर ली। ठीक है, ये सब चीज़ मैं आपको काफ़ी अच्छे डिटेल में करवा चुकी हूँ। फिर देखिए 1530 में क्या होता है? पुर्तगालियों ने गोवा को अपने भारतीय राज्य की राजधानी बनाया।
ठीक है। 1535 में क्या होता है? 1535 में देखो, 1509 में दीव का युद्ध हुआ था गुजरात और मिस्र बेड़ों को, जो आपके फर्स्ट वाइस राय थे फ्रांसिस्को द अल्मेडा, उसका युद्ध होता है। वहां पे उस टाइम दीव पे कब्जा नहीं हुआ। दीव पे असली कब्जा कब हुआ? 1935 में हुआ। पुर्तगालियों ने दीव पर अधिकार कर लिया। (1559) में क्या होता है? पुर्तगालियों ने दमन पर भी अधिकार कर लिया। कब? 1559 में। ठीक है। 1566 में क्या हुआ? 1566 में पुर्तगालियों एवं तुर्कों के बीच समझौता हो जाता है। और 1579 की अगली कहानी हम करेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा भाई। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, पॉइंट्स, इनको अच्छे से करना क्योंकि ऑलमोस्ट क्वेश्चंस इन्हीं में से आते हैं। साथ के साथ हम वन लाइनर क्वेश्चंस करते रहेंगे जो आपके लास्ट PYQ है और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके आने की उम्मीद है। इससे डिटेल में भाई कहीं से भी कर लो आप, बट इससे ज़्यादा डिटेल आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।